Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here and as you can see over here, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हम आ गए हैं वापस अपनी कंसेप्ट की दुनिया में। कंसेप्ट की दुनिया में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मालूम है ना, हमारा किंगडम एनिमिलिया चल रहा है यार, वो बहुत बड़ा है ना। ऑब्वियसली आपको समझना होगा कि भाई किंगडम एनिमिलिया में सारी प्रजातियाँ आ जाती हैं, जितने हम देखते हैं ना, पशु पक्षी चिड़िया मुर्गा और क्या कौआ बिल्ली कुत्ता शेर चमगादड़ चीता आप मैं सब आ जाते हैं। जब हम सब आ जाते हैं तो यार लंबा चलेगा ना, पर इंटरेस्टिंग है, राइट। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इंटरेस्टिंग है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते कि आप इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। अब आज का जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो शायद उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक ज़रूर है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है और हमें फॉरेस्ट की कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है ना। खूब सारा पढ़ लिया हमने, पेड़ों के बारे में पढ़ लिया। पेड़ों के बारे में तो हमने प्लांट के बारे में ही पढ़ लिया था ना, किंगडम प्लांटे में हमने पेड़ों के बारे में पढ़ लिया था। हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, कितने सारे फॉरेस्ट होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सब पढ़ लिए थे हमने। टेम्परेट फॉरेस्ट हमने सब पढ़ लिए। अब हमें ये समझना है कि भाई इनको बचाने की ज़रूरत क्यों है, या हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाने की ज़रूरत क्यों है। आई हैव एक्चुअली कम अक्रॉस पीपल जो ये कहते हैं कि यार शेरों की संख्या जब आता है ना सेव द टाइगर प्रोजेक्ट, तो उसमें बात होती है कि यार ठीक है ना, शेर है मतलब हमारा नेशनल एनिमल है वो ठीक है, पर इतना क्या मतलब शेर बचे ना बचे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कितने जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, वो डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, वो पता नहीं कितने तस्मेनिया टाइगर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो हमारी सेहत पे तो क्या ही फ़र्क पड़ गया, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। आई मीन क्यों बचाना है, ठीक है अच्छी बात है, होना चाहिए। अब लोगों को आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि टाइगर भी कोई था, ये शेर भी नाम का कोई जीव हुआ करता था, या एक प्रेडेटर हुआ करता था, ये जो भी व्हाटएवर। अब टाइगर तो चलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि हमारा राष्ट्र एनिमल है वो, तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं, राष्ट्र पशु है उसकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन कोई और भी अगर हम देखते हैं एनिमल, तो आई हैव एक्चुअली पर्सनली कम अक्रॉस पीपल जो ये बोलते हैं यार इतना क्या यार जबरन, मतलब इतना क्या कंजर्वेटिव का वो कंजर्वेशन के नाम पे वो WWF वाले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ना, हाँ उनके ऊपर बात करते हैं, फाउंडेशन की बात करते रहते हैं, या आप लोगों को भी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, मतलब ठीक ही है ना, चल रहा है चलने दो। पर आज आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे बात अब यहाँ पे निकल के आएगी, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इतनी ज़्यादा बात की जाती है और क्यों ये एग्जैजरेटेड टॉपिक नहीं है, ओवर द टॉप टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव और बहुत प्राइमरी रीज़न है इसके पीछे कि हमें क्यों वर्क करना चाहिए। अब आप देखिए इनको, है ना, ये अगेन हाथी बाबा है और एक छोटे से हाथी बाबा है, मतलब उनके बेबी हैं, राइट। तो कितने क्यूट हैं वो, लग रहे हैं ना कितने क्यूट से। तो इनका सिर्फ ये क्यूट लगते हैं, बड़े सारे होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। एक पूरा का पूरा अगर आप फूड चेन देखेंगे, अगर आप पूरा का पूरा बैलेंस देखेंगे पृथ्वी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो ये हो चाहे वो एक छोटी सी मधुमक्खी हो। मधुमक्खी का एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ कि आपको मालूम है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से अपेरेंटली अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर पूरी जो जनसंख्या है, जो ह्यूमन आबादी है, वो भी डिप्लीट होने लगेगी, राइट। तो ऑब्वियसली आपको ये तो समझ में आया ना कि मधुमक्खियाँ मर गई तो उससे हमें क्या है, हमें क्या है, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट। अब मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मालूम है ना कि हम कंसेप्ट पे चलते हैं, हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल शॉर्टकट का काम नहीं होना है। शॉर्टकट का काम अगर सोच रहे हो ना कि बिल्कुल एकदम पका पकाया माल मिल जाएगा और खाने को मिल जाएगा, एकदम स्पून फीडिंग होगी, तो वो तो नहीं होगी। कंसेप्ट वर्क किया जाएगा, फ्री एजुकेशन है, कोई पैकेज नहीं मांगा जा रहा आपसे, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं मांगी जा रही, लेकिन बस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पढ़ाई जो है बॉस वो अच्छी फुल प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो ये एग्ज़ाम हो उसके लिए भी, चाहे लाइफ में अभी तो बहुत 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 दूरी तय करनी है, बहुत सारे एग्जाम देने हैं, उसके लिए भी कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन तो ऐसे मैंने भूमिका बांध दी है तो समझ में तो आ गया होगा, फिर भी आ जाते हैं। अब भाई सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन काइंड, हम और आप, है ना, वी हैव डिस्ट्रॉयड मोर देन 80%, 80% तक आप ये मान लीजिए हमने 80% तक के जो मैमल्स थे ना उनका हम सफाया कर चुके हैं। मतलब वी आर, जब मैंने वो सबसे एपिक्स प्रेडेटर वाला आपने मेरा वीडियो देखा था, उसमें सबसे पहले मैंने उसमें लास्ट में एक नाम आया था ह्यूमंस का, और उसमें अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल कहेगा कि नहीं ह्यूमंस प्रेडेटर नहीं होते। लेकिन भाई प्रेडेटर होते हैं, कैसे नहीं होते आप बताइए। 80% कोई आज तक कोई ऐसी स्पीशीज़, कोई ऐसी प्रजाति नहीं हुई दुनिया में जिसने इतना नुकसान बाकी प्रजातियों का किया हो,
चाहे आप पेड़ पौधों की बात कर लीजिए, चाहे आप पशु पक्षियों की बात कर लीजिए। तो हुए ना हम प्रेडेटर्स। हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उनको खाने के लिए करते हैं। खाने के लिए अगर हम नहीं भी करते तो हम बाकी किस चीज़ों कामों के लिए करते हैं। पोचिंग हम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, हंटिंग हम करते हैं। तो हम प्रेडेटर्स कैसे नहीं हुए? क्या भाषा हुई, क्या 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 आपका क्राइटेरिया है या क्या आपकी डेफिनेशन है प्रेडेटर कहने की किसी को, राइट? तो इस तरह से हमें ये समझना होगा कि 80% जो मैमल्स हैं वो हमने बिल्कुल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग देम, हैं प्लांट्स एंड, और उतनी ही प्रजातियों के जो प्लांट्स हैं वो भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मतलब बहुत बड़ा चंक जो फॉरेस्ट का है वो भी हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो अगर मैं ये बात करती हूँ तो वी आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री। फ्लोरा एंड फौना आपको मालूम है ना किसको बोलते हैं? कि हम अगर बात करते हैं हमारा जो, अगर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो पेड़ पौधे जीव विज्ञान का जो पार्ट अगर हम बात करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी वो सब कुछ फ्लोरा फौना में आ जाता है और हम उसको डिप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्टैटिक बात करते हैं, अगर आप स्टैटिक ग्राफ ड्रॉ करने की बात करते हैं तो 1970 से लेके 2014 के बीच की बात करते हैं। ठीक है, इस टाइम पे वाइल्ड लाइफ जो हम बात करते हैं, जो वन जीव है उनकी बात करते हैं, उसमें वर्टिब्रेट स्पीशीज़ जो है, जिसमें वर्टिब्रेट क्या होती है आपको मालूम है? दो तरह की हमने डिस्कशन की थी जब हमने फाइला डिस्कस किए थे, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स, राइट? तो इनवर्टिब्रेट्स तो ठीक है, वर्टिब्रेट्स क्या, जिनके स्पाइनल कॉलम्स होते हैं ना, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, स्पाइन होती है। अब उसमें सब कुछ आ जाते हैं, तो उसमें मतलब सांप भी वर्टिब्रेट होते हैं। तो मालूम है ना, कई लोग कहते हैं कि सांप जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, नहीं, सांप का बाकायदा पूरा स्पाइनल कॉलम होता है और उसके वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो वो वर्टिब्रेट होता है। तो वाइल्ड लाइफ ने आप देख सकते हैं 70, 80, 90, ये 34 साल के टाइम पीरियड में, तकरीबन 35 साल मान लीजिए, इसमें वर्टिब्रेट स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं? 60% तक, 60% तक जो हमारे यहाँ जो एग्जिस्टेंट थी वो नंबर नीचे आ गया है। उन वर्टिब्रेट्स में मछलियाँ भी हैं, मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, सब कुछ मिला के 60% तक हमारा जो आप जिसको कहते हैं फौना, वो डिप्लीट कर गया है। ठीक है, मेनी साइंटिस्ट फील दैट द वर्ल्ड हैज़ बिगन द 6th मास एक्सटिंक्शन। आपको मालूम है दुनिया की जब हम बात करते हैं, दुनिया के होने की या उत्पत्ति में आने की या एग्जिस्टेंस की या उसमें एक्सटिंक्शन की, है ना? एग्जिस्टेंस और एक्सटिंक्शन दो फंडे होते हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। जब हम उनकी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, वो किससे माना जाता है? बिग बैंग थ्योरी से, है ना? बिग बैंग थ्योरी से माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी जो ओपेरा आता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बिग बैंग थ्योरी से माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत मानी जाती है और ये माना जाता है कि वहाँ से जब शुरुआत हुई तो उसके बाद ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स जो कि हमारा एवोल्यूशन का टाइम रहा है, उसमें कई बार ऐसी नौबत आई और ऐसे कई फेजेस आए जबकि मास एक्सटिंक्शन हुआ है। मतलब जितना लाइफ थी अर्थ पे वो स्वाइप ऑफ हो गई है फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, है ना? तो 6 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं और अभी कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि हम 6th मास एक्सटिंक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से डिप्लीट होती जा रही हैं चीज़ें, जिस हिसाब से प्रलय आती जा रही है, जिस तरह से नेचर जो है वो टर्न ले रहा है, जिस तरह से फ्लोरा फौना नीचे जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ गया है, जिस तरह से चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, जिस तरह से जिसको आप कहते हैं कि व्यवस्था गड़बड़ा रही है अर्थ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, के वो रहने लायक जगह नहीं बचेगी, उस तरह से आप कह सकते हैं कि हम कई साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में कहा है कि वी आर वर्किंग और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 6th मास एक्सटिंक्शन। बट ये उनका कहना है कि सबसे हैरानी की, सबसे दुखदाई, सबसे आयरॉनिकल और सबसे तकलीफ़दायक बात यह है कि अभी तक जो मास एक्सटिंक्शन हुए पहले पूर्व में, वो सारे एक नेचुरल कैलामिटी के थ्रू हुए या नेचुरल अक्रेंसेस की वजह से हुए, जिसमें आप कह सकते हैं मेट्रॉइड का टकराना बोल सकते हैं आप, या इसमें आप बोल सकते हैं कि हीट वेव का या आइस एज का, या बहुत सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, या भूकंप का, वोल्केनोस का, टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना, वट एवर, बट दोज वर ऑल नेचर्स कॉलिंग, दे वो ऑल नेचर्स डूइंग। ठीक है, वो नेचर का किया हुआ था, उसमें प्राकृतिक आपदाएं थी, वो इंसानों की बनाई हुई नहीं थी। ये जो 6वीं हम मास एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, ये पहली होगी जो हम इंसानों के द्वारा निर्मित की गई होगी, या जो उन लोगों के द्वारा मैन मेड जिसको बोलते हैं, दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड मैन मेड डिजास्टर्स। और ये तो हो भी रहा है। अगर हम मैन मेड डिजास्टर्स की बात करते हैं
तो मैन मेड डिज़ास्टर की वजह से ही पृथ्वी जो है वो इतना ज़्यादा अपने रौद्र रूप में आ गई है कि कई जगह आप देखते हैं कि कितनी भयानक ड्रॉट्स की सिचुएशन आती हैं, कई जगह फेमिन की सिचुएशंस आ जाती हैं, किसी जगह आप देखते हैं कि बहुत मैसिव फ्लड्स आते हैं, कई जगह मैसिव अर्थक्वेक्स आ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक दिस इज एवरीथिंग इज ट्रिगर्ड बाय द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नेचर, एंड फाइनली द नेचर इज ट्राइंग टू रिटेलिएट और द नेचर इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, है ना. तो ये सब कुछ जो है इसमें हमारा रोल है. हम इसको बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो पता नहीं है प्राकृतिक आपदा है. प्राकृतिक आपदा लाने वाला कौन है? आप और हम जैसे लोग. अब जैसे कि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 2013 में जो आपदा आई थी ना उत्तराखंड में, आपको मालूम है ना कि चोराबारी लेक जो है वहाँ का वो ओवरफ्लो हो गया था, ग्लेशियर मेल्ट हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें पूरा केदारनाथ का मंदिर से लेके आप पूरा उत्तराखंड पे आप देखते हैं कि उस पर चमोली वाला जो एरिया था वहाँ पे बर्स्ट भी हुए थे, क्लाउड बर्स्ट वगैरह भी हुए थे. तो कितनी बड़ी भयानक आपदा आई थी, कितना बड़ा डिजास्टर आया था उस टाइम पे. अगर आप देखेंगे हरिद्वार में, ऋषिकेश में बहुत सारे जो घर थे वो पूरे के पूरे घर के घर बह गए थे. और ना लोगों ने फिर उसमें बहुत सारी त्रासदी थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, लोगों ने बहुत उसमें बोला भी, सरकारों ने बहुत मदद की. कई लोगों के पूरा जो परिवार है, पूरा जो घर है वो तहस नहस हो गया था, उनका जनजीवन बिल्कुल तहस नहस हो गया था. लोगों के परिवार पूरे गायब हो गए थे, खो गए थे. उनकी कोई अता पता कुछ नहीं चल पाया, उनका कहीं स्पॉट नहीं किया जा रहा था. मिसिंग हो गए कितने ही लोग. ठीक है, उस टाइम पे मैं उत्तराखंड में ही रहती थी, उस टाइम पे मैं देहरादून में थी, तो बाकी तो मुझे नहीं पता कितना बाकी लोगों को पता चला, लेकिन वहाँ पे महीनों तक, देहरादून में आप यकीन मानिए महीनों तक, ये जून में हुआ था, महीनों तक 2013 के बाद पोस्टर्स लगे होते थे जगह जगहों पे कि केदारनाथ और ये जो त्रासदी है इसमें मिसिंग, इसमें हमारे घर के 5 लोग मिसिंग, हमारे घर के 6 लोग मिसिंग, हमारे घर के एक छोटा बच्चा मिसिंग. इतनी चीज़ें आती थी, इतनी, मतलब लोगों की आप सोच नहीं सकते. जब आप किसी सिचुएशन में, जब बाहर उनका जो मीडिया है उसको तो शायद उतना, कुछ दिनों बाद अपने यहाँ की मीडिया की याददाश्त बहुत कम है, तो कुछ टाइम तक तो आप कवर करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें चली जाती हैं. लेकिन क्योंकि वो आपकी खुद की फेस की हुई मेरी चीज़ है तो मुझे मालूम है कि उसका कितना लंबा इम्पैक्ट उसका रहा, कितने टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहा. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो अगर घर के घर जो मैं बोल रही हूँ ना कि बह गए, घर के घर जो बह गए वो क्यों बह गए? क्योंकि आपको मालूम है आपने गंगा नदी के इनकैचमेंट एरिया पे कई घर बने हुए थे, ऐसी जगहों पे घर बने हुए थे जहाँ पे मना किया गया था कि यहाँ पे घर नहीं बना सकते आप. वहाँ पे लोगों ने नींव खोद के घर बनाए हुए थे इंक्रोचमेंट करके, इनकैचमेंट एरिया पे. आप अगर कैचमेंट एरिया पे या इंक्रोच करके जो बेसिन है उस एरिया को आप करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर फ्लड आएगा तो आपके जो घर हैं उनकी नींव के साथ उनको बहा के ले जाएगा, आपको जान माल का नुकसान होना ही है. और वो हुआ, और वो बहुत ही विकराल रूप से हुआ. तो मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें, अगर हम बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदा है तो हमें ये समझना होगा कि इस प्राकृतिक आपदा को ट्रिगर क्या चीज़ें कर रही हैं, या उसको और ज़्यादा एग्जैजरेट क्या चीज़ें कर रही हैं, उस चीज़ को और एलिवेट क्या चीज़ें कर रही हैं, बढ़ा क्या चीज़ें रही हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको और ज़्यादा आप उसको भयावह स्थिति में ले जाते जा रहे हैं या उसको आप पुश करते जा रहे हैं. ठीक है, so that is very important. तो now let's come to another point. Forests are also being brutally perished by us, but to understand the impact of the disaster, we need to first understand what forest actually means. Forest, हम जैसे कहते हैं कि इसमें आपने कोटेशन भी पढ़ी होगी. जब मैंने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा कि फॉरेस्ट लंग्स होते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो हमारी सोसाइटी का, या हमारी सोसाइटी नहीं, हमारे देश का या हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे प्लैनेट का. हमारे पूरे प्लैनेट के लंग्स होते हैं. ठीक है, लंग्स क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन देना हमको, मतलब उससे हम सांस ले पाते हैं. ठीक है, तो हमें बहुत सिंपल सी चीज़ मालूम है. क्या मालूम है? कि ऑक्सीजन, अगर पेड़ पौधे ना हो, अगर पेड़ ना हो तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. हम CO2 एक्सहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, और इस वजह से वो बैलेंस बना हुआ है. ठीक है, तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि हम ये सब बातें करें, इसमें आगे बढ़ें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली फॉरेस्ट अपने आप में क्या होता है. अब फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू गूगल, ये गूगल का मैंने देखा था, तो गूगल की जो परिभाषा है मैंने वो लिखी है यहाँ पे. अ फॉरेस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच ट्रीज आर द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म. अ फॉरेस्ट इज नेचर्स मोस्ट एफिशिएंट इकोसिस्टम विद अ हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल सिस्टम्स इन द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिलेशनशिप. ये समझ में आया ना? जब हमने किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया किया तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम. आपको मालूम है
जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम की या अर्थ पे इकोलॉजिकल सिस्टम की, तो हम बात करते हैं जो हमारा रिलेशन हमारे एनवायरनमेंट के साथ है उसकी। तो अगर फॉरेस्ट उसका सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट में ही जब हम इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पेड़ हैं, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के पेड़ हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ फलदार पेड़ हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ छायादार पेड़ हैं, जो भी हैं वो जो है इसका इकोलॉजी का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है वो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म जो है वो फॉरेस्ट में क्या होती है, पेड़ होते हैं। ठीक है, और वो सबसे एफिशिएंट इकोसिस्टम होता है। सबसे एफिशिएंट इकोसिस्टम मतलब उसमें अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो जितनी बायोडाइवर्सिटी आपको फॉरेस्ट में मिलेगी उतनी आपको शायद ही कहीं मिले। मतलब वहाँ पे आपको पेड़ पौधे, जन जीवन, पानी, नदी, सब कुछ आपको उसके आसपास मिलेगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा अलग दुनिया है वो, एक पूरी एक अलग कायनात जैसी आप बोलते हैं कि बनी हुई है वो। उसमें सब कुछ है जो सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ आपस में एग्जिस्ट करता है। उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस हमें मालूम है कि जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो हमें मालूम है दे आर ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो तो हमने इतना ज़्यादा पढ़ा है कि उसमें तो मुझे लगता है आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए कि हमें मालूम है ना कि फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रक्रिया होती है। जब पेड़ अपना खाना बनाते हैं किसकी मदद से, क्लोरोफिल के थ्रू बनाते हैं। और क्या क्या चाहिए होता है उनको, मिट्टी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है और सूरज की रोशनी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करता है और ऑक्सीजन जो है वो देता है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, और बाकी जो CO2 हम देते हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन बना हुआ है। और इस समय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए आप कह सकते हैं कि नेचर कभी अपना काम जो है वो ऊपर नीचे नहीं करता। नेचर का अगर कोई काम है ना तो हमेशा सही होगा और वो सही काम करेगा। मतलब एज इट इज सेड, द नेचर नेवर मेक्स इट्स वर्क फॉर मेन टू मेंड, है ना, कि नेचर कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता कि हम व्यक्तियों को जाकर उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़े। अगर हम नेचर को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, if we leave the nature at its own and let it work and function according to its own being its own things that it wants to work out, वो अपने आप में सफिशेंट है, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, दैट इज़ अफेक्टिंग बोथ द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सिस्टम। और ये कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है ये थ्राइव इसके बेसिस पे करता है, सस्टेन इसके बेसिस पे करता है। और इसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा अर्थ पे अगर आप देखें तो लाइफ फॉर्म जो है, लाइफ की जो उत्पत्ति है वो हो पाई है। और लाइफ का अभी सस्टेनेबिलिटी जो है वो इसी कारण है। एक बड़ा अच्छा मैंने अभी एक मीम भी देखा था जिसमें था कि एक पेड़ बना हुआ है और वो मीम था और उस पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, दैट आई समटाइम्स फील दैट हाउ आई विश आई कुड प्रोवाइड यू द वाईफाई, द फ्री वाईफाई, एंड सो इफ आई डू दैट यू विल सेव मी, बट व्हाट अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर दैट आई कैन ओनली प्रोवाइड ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ। ठीक है, मीम समझ में आया कि एक पेड़ बना हुआ है, उसका बोर्ड लगा हुआ है और वो कह रहा है, पेड़ ऐसे सर पकड़ के ऐसे खड़ा है पेड़, और वो कह रहा है कि यार काश, मैं कई बार सोचता हूँ कि काश मैं आप लोगों को फ्री वाईफाई सब दे पाता तो फिर आप लोग मुझे काटते भी नहीं और मेरा ख्याल भी रखते। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ऑक्सीजन देता हूँ जो आप जीते हैं, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं ना उस मीम को कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सड़ी चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं और उनको हम बचाने की ज़रूरत करते हैं। और कोई चीज़ जो इतनी प्रिमिटिव है कि हम जिसको सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो उतना कोई ख़ास बात नहीं है, मतलब एक पेड़ कट गया तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ना है, लेकिन वो एक पेड़ कटते कितना लेवल ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो गया हम ये नहीं सोचते, है ना। हम ये नहीं सोचते कि भाई कतरे से बूंद बूंद से सागर भरता है ना। ये चीज़ें हमें लगता है कि तो कहने की बात है ना, मुहावरे हैं, हिंदी के मुहावरे बने हुए हैं भाई। तो कोई चीज़ अगर बनी है ना तो उसके पीछे रीज़न है, सालों साल का लोगों का शोध है, उनकी सोच है, उनके इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं आप इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो एसिमुलेट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड सेंचुरीज, वो इन मुहावरों में आ जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी वेरी इम्पेरेटिव कि कम से कम अगर हम डिफॉरेस्टेशन रोक नहीं सकते तो हम उसका हिस्सा ना बने, या हम अपनी तरफ से कोशिश करें एक पेड़ उगाने की, एक पेड़ को, एक लाइफ फॉर्म को किसी तरह से जगाने की या लगाने की। There are over 800 definitions of forest that are used around the world, and it is not necessarily that an area
हैज़ टू बी पॉपुलेटेड विद ट्रीज टू बी डीम्ड एज अ फॉरेस्ट। एक हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात क्या आती है, जब हमारे दिमाग में बात आती है फॉरेस्ट की, तो सबसे पहले चीज़ हमारी आँख बंद करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा घना सा जंगल है जिसमें खूब लाखों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं, है ना। हमारे दिमाग में सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो क्या आता है, पेड़ों से भरी हुई कोई जगह, यह आता है हमारे दिमाग में फॉरेस्ट। लेकिन अगर हम डेफिनेशन बात करते हैं तो तकरीबन गूगल के हिसाब से, गूगल बाबा के अनुसार 800 से ज़्यादा डेफिनेशन है फॉरेस्ट की, और नेसेसरली सिर्फ वही जगह जो कि पॉपुलेटेड हो ट्रीज से उसको डीम नहीं किया जा सकता फॉरेस्ट। कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इट कैन बी लीगली डेजिग्नेटेड एज अ फॉरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ लोकल वेजिटेशन। ओवरऑल फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ द लार्ज स्केल वाइल्ड लाइफ। मतलब बेसिकली अगर आप भाषा में जाते हैं या परिभाषा के तौर पे बात करते हैं, भाषा नहीं परिभाषा में जाते हैं, तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि वाइड रेंज है और जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के भांति भांति के कौन पाए जाते हैं, भांति भांति के पशु पक्षी पाए जाते हैं और वन्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रोथ ऑफ ट्रीज, श्रब्स और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के प्लांट हो, कई बार छोटे छोटे श्रब्स भी हो सकते हैं, कई बार पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कई बार बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष भी हो सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आर dwindling every year, hence conservation of forest is an important responsibility that all of us have to understand. अब इसमें क्या होगा, undertake also. एंड अब आपको समझ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई कि भाई जब हम इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, तो हम लाइफ सर्वाइवल की बात करते हैं, लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, तो हमें जीने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बताइए क्या लगता है आपको। स्मार्टफोन्स, ऑफ कोर्स नॉट मैन। हमें आज की डेट में लगता है कि बिना स्मार्टफोन्स के हम नहीं जी सकते, बट द फैक्ट रिमेन्स कि आज भी जो भाई साहब जीने के लिए ना हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, है ना। सबसे पहले हमें सांस लेने की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ों से। और एक एक पेड़ ऐसा तो होगा नहीं कि 4 पेड़ अपने घर के आसपास लगा लिए और उनसे जो ऑक्सीजन मिल रही है उसे सस्टेन कर जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। अगर ऐसा होता तो कोविड में जब अभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो यही नहीं करते लोग कि सिर्फ पेड़ रख लेते बड़े बड़े अपने आसपास 4, 5, 10, 15, और उनको लगता है कि नहीं ऑक्सीजन की कमी पूरी हो रही है इससे। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। यू ऑक्सीजन हैज़ टू बी देयर इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएगी, जब आप पेड़ लगाएंगे। और पेड़ों की संख्या भी 2, 4, 5, 10 हज़ार नहीं, बहुत बड़ी संख्या चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि हमें पेड़ों को बचाने की या फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत क्यों है। एक तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, हमें अपने ऑक्सीजन के लिए चाहिए, दूसरा वाइल्ड लाइफ के लिए चाहिए क्योंकि उनको भी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फूड चेन और फूड वेब का जो फंडा पढ़ा था वो फिट बैठेगा यहाँ पे, है ना। वो बिल्कुल यहाँ पे डाल देना तो समझ में आ जाएगा कि क्यों बचाने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ऑलमोस्ट 31% ऑफ द अर्थ्स लैंड सर्फेस इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। 31%, एग्जैक्टली 31% तो नहीं है, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पे आप 31% बोल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2015 रिपोर्ट 23% जो था इंडिया में वो फॉरेस्ट में कवर आता था, जो हमारे यहाँ का रीजन था। वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश में। ट्रीज़ और फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटेग्रल पार्ट है इकोसिस्टम का, ये तो हम समझ ही गए, इतनी देर से हमने यही डिस्कशन किया। सस्टेन लाइफ ऑन द प्लैनेट, प्रोवाइड क्लीन एयर एंड शेल्टर। ये भी हमें मालूम है कि भाई क्या उसकी इंपॉर्टेंस है कि आपको एक तो शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्लीन एयर करता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन दैट यू नीड, वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो फूड साइकिल है, फूड चेन जो है उसको सस्टेन करने का काम करता है, क्योंकि एवरीथिंग इवेंचुअली स्टार्ट्स फ्रॉम अ ऑटोट्रोफ। आपको मालूम है ना, जब आपने फूड चेन पढ़ा था या आपने फूड वेब पढ़ा था तो आपको मालूम है ना कि सब कुछ कहाँ से आया था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी सबसे पहले प्राइमरी गिवर की हमने क्या बात की थी, जो सबसे पहला एनर्जी का सोर्स था उसकी बात की थी। फिर हमने की थी किसकी, हमने बात की थी ऑटोट्रोफ की, ठीक है। तो वहाँ से हमने बात शुरू की थी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आपको समझ में आ गया था फूड चेन, फूड वेब का, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत 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 इम्पेरेटिव है। अब वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू, अब हमने जब फॉरेस्ट को पूरा समझ लिया, ठीक है, फॉरेस्ट का आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई ना, गूगल बाबा का हिसाब से भी आ गई, वैसे भी आ गई, अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब अपन समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है बेसिकली। अब वाइल्ड लाइफ जो है रिफर्स टू द एनिमल स्पीशीज दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड।
बहुत सीधी सी भाषा, बहुत सीधे से उसमें बोले। अब आप बोलेंगे कि अगर देखिए कोई आदमी अगर शेर के बच्चे को पाल ले रहा है, कब को, या चीते के बच्चे को पाल ले रहा है, या तेंदुए को पाल ले रहा है, या बियर को पाल ले रहा है, तो उससे वो डोमेस्टिकेटेड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। वो एक्सेप्शंस डोंट मेक द रूल। द पॉइंट इज कि वो वन्य जीव जो कि आप एक कह सकते हैं जो कि सिर्फ जिनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है, और जो डोमेस्टिकेशन के लिए नहीं बने हैं, उनको आप बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। मतलब इसमें जैसे डॉग्स जो होते हैं वो उनकी जंगली जो कुत्ते होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन डॉग्स हो गए, हॉर्स हो गए, कैटल्स हो गई, कैट हो गई, गोट्स हो गई, है ना, जो आप इस तरह के जो भी जानवरों की बात करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ का हिस्सा नहीं होते, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उनमें भी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। खरगोश जो होता है लोग उसको पालते हैं, लेकिन जंगली खरगोश भी होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप बात करते हैं तो जंगली कुत्तों का भी झुंड होता है जो साथ में चलते हैं, या जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं। तो दैट इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्म्स, ठीक है। अब so any living organism that lives in the foreign region is associated with wildlife. It is found in almost all ecosystem such as rainforest. अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम आपको समझना होगा जो पर्सन, जैसे मैंने कहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, है ना, और किस तरह का एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग जगह के इकोसिस्टम होते हैं। डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होगा, जो टुंड्रा रीजन है उसका अपना इकोसिस्टम होगा, आप कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होगा, मरीन लाइफ का अपना इकोसिस्टम होगा। तो ये जो एसोसिएटेड है, ये जो अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो ये जितने इकोसिस्टम आप समझ सकते हैं, जो मैंने बोले वो भी और जो यहाँ पे लिखे हैं वो भी, सब जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। चाहे आप डिजर्ट्स की बात कर लीजिए, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट, or maybe the ice region, everywhere they have their set of wildlife जो वहाँ पे उस particular area में, उस habitat में, उस ecosystem में exist करती हैं। Wildlife provide great stability to environment wherein they are involved in natural processes either directly or indirectly। अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि wildlife, लोगों को मैंने ये तक बोलते हुए सुना है कि भाई अगर पेंगुइन ख़त्म हो ही गए आर्कटिक एंटार्कटिक में, पोल्स में, तो उससे हमें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब हम क्या करें भाई वो ख़त्म हो रहे हैं तो, या तेंदुए नहीं रहे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब चीता नहीं है इंडिया में तो ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया नहीं चल रही, ठीक है, नहीं है चीता हमारे यहाँ भाई। चीता देखना है अफ्रीका जाओ। सुना है आपने, मैं एक्चुअली आपने सुना होगा क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को इतनी बेवकूफ़ी की बात करते हुए सुना है, लेकिन भाई उसका अपना एक रीज़न है। हर चीज़ जो दुनिया में है ना, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके अस्तित्व का होने की वजह ज़रूर है। आपको अपने पॉजिटिव थिंकिंग की बात सुनी होगी ना कि अगर आप एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में तो आपके होने की कोई ना कोई वजह ज़रूर है। एंड दैट इज़ नॉट द रीज़न कि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, वो एक वजह है, लेकिन आपकी उत्पत्ति का, आपके एग्जिस्टेंस का, आप जो हैं वो होने की वजह भी कोई ना कोई डिफाइंड है। तो वैसे ही भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है ना प्रकृति में, या अगर साइंस की भी अगर हम बात कर लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी की भी बात कर लेते हैं, या हम चलिए अगर क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम डार्विन की भी सोच लेते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ भी अगर हम बात कर लेते हैं, तो भी हर चीज़ के होने की वजह होती है। तो आपको ये समझना होगा कि हर इकोसिस्टम में, हर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने की ज़रूरत है, और वो नेचुरल प्रोसेसेस में एड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इन द फूड चेन एंड इक्वली इंपॉर्टेंट दे मे बी अ प्रोड्यूसर। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें फूड चेन या फूड वेब समझें तो कोई ना कोई किसी ना किसी स्तर पे सब काम कर रहे हैं, या तो वो फूड चेन में, या तो वो प्रोड्यूसर हैं, या वो कंज्यूमर हैं, या वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, या वो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, या वो टर्शरी कंज्यूमर है। हमने ये सब डिस्कशन किया था, आपको मालूम है, मैंने जो फूड चेन फूड वेब हमने डिस्कस किया हुआ है, एक पूरी उस पर एक पूरा सेशन है, एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे डीकम्पोजर्स हैं, फाइनली जो डीकम्पोजिशन भी होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पूरा जब हम साइकिल वर्क करते हैं ना, चाहे वो ऑटोट्रोफ से स्टार्ट होकर डीकम्पोजर्स तक, वहाँ तक जो है ये रोल जो है एनिमल्स प्ले करते हैं। एंड इट इज़ इंटरलिंक्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। और ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अपने आप में सेल्फ सफिशेंट नहीं है, दैट इंक्लूड्स अस ऑल्सो। हम अपने आप को अलग नहीं रखेंगे, हम इंसान भी अपने आप में सेल्फ सफिशेंट नहीं है, हम भी इसी इकोसिस्टम का, इसी आप कह सकते हैं ना, इसी फूड चेन का और इसी फूड वेब का हिस्सा हैं, और हम भी इसी तरह से दूसरों से प्रभावित होते हैं जितना हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, हमारी कोई बिसात नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। Conservation of forest is a practice of planting more trees and maintaining the forested area for the sustainability of the future generation। भाई क्या करना है हमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? दो चीज़ें हैं, एक तो जो चीज़ है ऑलरेडी उसको बचाओ ताकि वो और बर्बाद ना हो,
और जो चीज़ बर्बाद हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको कम से कम उसको बेटर करने के लिए, उसका जो नुकसान है उसको कम करने के लिए आप और भी प्लांट्स लगाइए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चाहे वो हम अपनी बात करें चाहे पूरी दुनिया में, जैसे 10 पेड़ कटते हैं ना तो उसके बदले 1 पेड़ लग रहा है। तो हमें इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। कम से कम रिवर्स नहीं भी करो तो कम से कम प्रोपोर्शनेट रखो ना, कि 2 पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ लगाओ। इतना नहीं हो पा रहा है, 10 पेड़ की जगह 1 पेड़ लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा है उसको। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि पहली चीज़ तो हमें वो जो कवर है उसको कम नहीं करना है। दूसरी बात, अगर हमने वो कवर कम कर भी रहे हैं तो फिर हमें उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है और हमें उसका जो स्तर है प्लांटेशन का वो बढ़ाना है। ठीक है, हमें रिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है, डिफॉरेस्टेशन के अलावा को दरकिनार करके, ताकि हमारी जो आने वाली सदियाँ पीढ़ियाँ हैं, फ्यूचर जनरेशन्स हैं, वो सस्टेन कर पाएँ। वो जो हम आज की डेट में हम बात कर रहे हैं ना कि कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा है और इसमें सी राइज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो वो जो परिस्थितियाँ हैं वो ना बने, उनसे निपटने के लिए हमें आज तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि हम आगे के 100 साल के लिए एक जो स्कोप है, जो विजन है, वो लेके चलें। Forests are important natural resources, are beneficial to human in several ways, but due to increasing deforestation activity, it has become essential to conserve forests throughout the world. Deforestation is permanent destruction or loss of forest with expansion of lands for agriculture, livestock, etc. The process of destruction of forest with expansion of agricultural land is referred to shifting cultivation. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ गए, डिफॉरेस्टेशन किस वजह से हो रहा है, हमको लॉगिंग की जाती है, पेड़ों की ज़रूरत होती है, उनके लिए लॉगिंग करते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसके लिए आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, आपको कई जगह आपको साफ़ करना होता है कोई एरिया अर्बनाइजेशन के लिए, तो आप जो हिस्सा है फॉरेस्ट का काट देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पेड़ों में उत्तराखंड में एक अभी न्यूज़ आई थी कि कितने हेक्टर फॉरेस्ट लैंड जो है वो जल के खाक हो गई, पूरे पहाड़ों में आग लग जा रही है ना। तो ये चीज़ें कई बार तो एक्सीडेंटली होती हैं गर्मी के मौसम में, और कई बार लोग इसको जान के करते हैं ताकि वो इतना जो हिस्सा है वो साफ़ हो जाए फॉरेस्ट का, ताकि वहाँ पर जो अपनी और भी जो गतिविधियाँ करना चाहते हैं उसके लिए उनको जगह मिल जाए। ठीक है, टिम्बर के लिए किया जाता है, बहुत सारी वजह होती है डिफॉरेस्टेशन की। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक और चीज़, ये जो मैं बोल रही हूँ कि उसका मतलब होता है कम्प्लीटली लॉस ऑफ अ प्लेस, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि आज आपने पेड़ काट दिए अगले साल वो उगाएंगे, मतलब दैट इज़ कि आपने वो डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मतलब उस जगह पे आपने पूरा उसको बैरन कर दिया, उस जगह को आप उसके जो आपका जो नंबर है या जो आपका एरिया है जो आपने बोला है उससे आप हटाई दीजिए, है ना। कंप्लीट या आप परमानेंट जो डिफॉरेस्टेशन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि वो प्रोसेस, डिफॉरेस्टेशन समझ में आ गया, अब द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिंग फॉरेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के लिए अगर आप उसको चेंज करते हैं कि मतलब आपने फॉरेस्ट तो हटा दिए, आपने जो फॉरेस्ट का जो एरिया था वो तो आपने साफ़ कर दिया, लेकिन आपने वो साफ़ करके वहाँ पे आपने खेती बाड़ी चालू कर दी, या आपने एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे उस जगह को डेवलप कर दिया पेड़ों को हटा के, तो उससे दो चीज़ें होंगी, आपकी इकोनॉमी वो हो रही है और कल्टीवेशन हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना कि इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Following are some of the major steps for conservation of forests. With the advent of industrialization, several trees have been cut at the alarming rate for raw material and various other purposes. This felling of trees can be regulated by selective कटिंग, क्लियर कटिंग एंड शेल्टर वुड कटिंग। अब इसका क्या हो रहा था, अगर हम बात कर लें कि मेजर स्टेप क्या हो सकते हैं कंजर्वेशन में, तो हम ये तो समझ गए कि देखिए लॉगिंग के लिए या टिम्बर के लिए या जो एरिया है अर्बनाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जो है रीफॉरेस्ट करा जा रहा है, हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो अब उसमें आप ये कर सकते हैं कि भाई आप एक तो यह क्षेत्र निर्धारित कर लिए कि इतना ही होगा, या फिर आप एक उसमें नंबर एक तय कर लीजिए कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि फीलिंग कैन बी ट्रीज कैन बी रेगुलेटेड बाय सिलेक्टिव कटिंग। आप सिलेक्टिव कटिंग के थ्रू करिए, या आप उसका कोई ग्राफ्टिंग का काम कीजिए कि जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अपने आप वो पेड़ जो है थोड़े टाइम में अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए, या नॉर्मल पूरी तरह आप उसको जड़ से मत काटिए। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं क्लियर कटिंग के थ्रू हो सकता है, या शेल्टर वुड कटिंग के थ्रू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप उसको कितना आप कह सकते हैं ना, एक थोड़ा सा ईजी या आप कितना फीजिबल वे आउट ढूंढ सकते हैं, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है।
फॉरेस्ट फायर्स आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जैसे मैंने अभी कहा कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आपने बहुत बड़े स्तर पे इसमें सुना होगा। बीच में अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा, अमेज़ॉन के जंगलों में बहुत ज़्यादा लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हुई है 2020 में, कितने लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो जल के राख हुई, कितनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है उसको अफेक्ट हुई थी। Sometimes the forest land is set on the fire to make the land available for commercial purposes। जैसे मैंने कहा कि कई बार तो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हो जाता है, गर्मियों के मौसम में घर्षण की वजह से हो जाता है, गर्मी के कारण हो जाता है, और कई बार इसको जानबूझ के किया जाता है ताकि कमर्शियल यूसेज के लिए वो जो लैंड है जो खाली हो जाएगा, जल की खाक हो जाएगी, उसका इस्तेमाल किया जा सके। वंस क्लियर देयर कैन बी नो वेजिटेशन। एक बार क्या हो जाता है कि आपने इसको कर दिया तो फिर आपको मालूम है कि वहाँ पे भाई जो पूरी जल गई, पूरी जितना पेड़ थे, जितनी चीज़ें थी वो जल गई, तो पूरी वो जो एरिया है वो पूरा ही ख़राब हो गया ना, पूरा ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से बर्बाद हो गया। तो उसको फिर आप क्या करते हैं, उसको आप दूसरे कामों में या कमर्शियल यूसेज में ले आते हैं। ठीक है। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज फॉरेस्ट कवर्स। अब नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स तो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो अपने आप ही लगती है ना घर्षण से, वो उसकी वजह से बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा जो बहुत फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहा है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि फायर फाइटिंग टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड। अब इसमें क्या होता है कि इतने बड़े एरिया में होता है ये कि कोई जो जिसको आप बोलते हैं ना दमकल की जो गाड़ियाँ होती हैं या फॉरेस्ट जो फायर की जो गाड़ियाँ होती हैं, इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ नहीं, आप अगर यूएस की बात करते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या आप बाकी भी जो शहर हैं, जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर्स में इस तरह की आग लगती है, वहाँ बात करते हैं, तो कहीं पे भी इतने बड़े स्केल पे उसको को कंट्रोल करने की बात नहीं हो पाती है, इतना वे आउट नहीं हो पाता। हमारे यहाँ भी मतलब आपने सुना था ना ऑस्ट्रेलिया में जब बुश फायर हुई थी, जो पूरा लगी थी, आग लगी थी 2020 में, कितने टाइम तक जो उस पर आग पे काबू पाने की कोशिश करते रही थी लोग और नहीं कर पा रहे थे वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो। तो मतलब हमारे यहाँ भी वही हालत है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जैसे अभी हुई लगी है, तो आप जाके अगर उसको आप कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, उसको होते होते टाइम लगता है, समय लगता है। However, forest fires are an important part of ecosystem and it helps replenish nutrient in the soil from the dead and decaying matters। अब ये फॉरेस्ट फायर जो होती हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर होती हैं, वो एक तरह का एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने का भी तरीका होती है। ठीक है। उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम को वो रिप्लेनिश करने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, जो डेड डिकेइंग मैटर है उनको, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हो। ठीक है। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हो। ये जो मैन मेड फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो ये नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और सोच समझ के की जाती हैं। ओके। More trees should be planted to increase the forest cover. There should be a selective according to the geographical conditions of the particular region and proper care should be taken during the growth of the trees। अब देखिए क्या होता है कि हर एरिया के अपने अपने पेड़ होते हैं, है ना। हर एरिया के अपने अपने जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से पेड़ लगते हैं। कुछ होते हैं जिसको जो बहुत गर्म रीजन्स में लगते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ठंडे रीजन्स में लगते हैं, है ना। कई ऐसे पेड़ होते हैं जो आप कितने भी अच्छे, अगर आप कश्मीर जाएं, आप कश्मीर से कुछ जो खूबसूरत पेड़ हैं जो वहीं लगते हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप चाह के भी अगर आप लाके नीचे नॉर्दर्न में, अगर आप चाहें कि मिडिल सेंट्रल इंडिया में लगाएं, या आप साउथ इंडिया में कहीं जाएँ और वहाँ पर आप लगाएँ, या आप महाराष्ट्र में लगाएँ, या आप कर्नाटक में लगाएँ, तो वो नहीं चल पाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस कंडीशन के लिए फिट नहीं है। ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ये ड्राइव चलाएं, कि रिफॉरेस्टेशन की ड्राइव चलाएं, कि हमें डिफॉरेस्टेशन को किसी तरह से कंट्रोल ऑफ करके हमें रिफॉरेस्टेशन बढ़ाना है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि पहली चीज़ तो सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो पेड़ जो हैं वो वहाँ की एरिया को सूट करते हुए होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस बहुत हाई नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हाई मेंटेनेंस होंगे कि आपको बहुत रख रखाव करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो भाई जंगलों में जाके कौन देखेगा उसको, है ना। तो लो मेंटेनेंस हमको चाहिए पेड़। दूसरी बात, हम जब बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इनिशियल फेजेस में जो पेड़ की जो ग्रोथ है वो किस तरह की है, वो ठीक है नहीं है। जो उसमें जो सीड्स अगर हम लगा रहे हैं, तो सीड्स के थ्रू अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो सीड्स अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं है, उनकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, जो ग्राफ्ट हम लगा रहे हैं तो वो कैसा है, ताकि जितनी अच्छी जो उसकी बुनियाद होगी उतना अच्छा वो वृक्ष या पेड़ आगे चल के बनेगा। तो अगर हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस काम को कर रही हैं, उनको इन चीज़ों का, बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब हमने जब रिफॉरेस्टेशन कर लिया, पेड़ पौधे हमने लगा दिए, फॉरेस्टेशन का काम हमने कर लिया, अब हमें काम काहे का करना है कि जो उत्पादन होते हैं, जो उत्पादन मिलते हैं हमको फॉरेस्ट के थ्रू आते हैं, जो वन उत्पाद होते हैं हमारे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो,
उनको आप कह सकते हैं कि उनकी हर चीज़ जो है आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उसका वेस्टेज ना हो। कई बार होता है ना कि किसी पेड़ की छाल जो होती है वो बहुत काम की होती है, किसी का पेड़ का जो अंदर का जो पत्तियाँ होती हैं वो काम की होती हैं, जो आप कह सकते हैं कि आप जो जड़ें होती हैं वो काम की होती हैं, फूल काम के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको हम किस तरह से बेसिक और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ किस तरह से, कोई भी चीज़, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कोई भी चीज़ जो हमें मिल रही है हम उसका एट मोस्ट यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं, हमें वो देखना है। फॉरेस्ट या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का वेस्टेज ना हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। मतलब कई तो इनफैक्ट जो आप बात करते हैं ना वेजिटेबल डाइज या प्लांट डाइज, हम उनकी बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी चीज़ है हम उसको कितना मैक्सिमम तक यूज़ कर सकते हैं, हमें वहाँ तक देखना है, ताकि हम पेड़ों का जो हम अगर कटाई भी करते हैं या अगर हम कुछ चीज़ लेते भी हैं तो हम वो वेस्ट ना करें, हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, हम अपने रिसोर्सेज को एट द बेस्ट यूज़ पुट अप करें। The existing forest should be protected from diseases by spraying chemical, antibiotic and development of the pest resistant strain of trees. अब जैसे मैंने कहा कि हमें लो मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि जब हम घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, हम घर में जो गार्डन बनाते हैं उसकी बात अलग है। वहाँ पे हम लोग रहते हैं, माली दादा रहते हैं, बहुत सारी जो हैं हम खुद भी देख लेते हैं, कवर दवाइयाँ ला के डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, छिड़क देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बहुत कम एरिया है ना, हमारे घर का एरिया है, हम उतना कर लेते हैं। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं हज़ारों लाखों हेक्टर ऑफ लैंड की, है ना, तो हमें मालूम है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप हाई मेंटेनेंस चीज़ें लगा देंगे या बहुत ही जो वल्नरेबल होंगी वो सस्टेन नहीं करेंगी। वहाँ पे हर तरह का जो वेदर क्लाइमेट है, वेदरिंग जो है वो होगी और उसको सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए उसके लिए। तो ये ज़रूर है कि स्प्रे किया जाए, केमिकल स्प्रे कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए। आजकल आपने देखा होगा ड्रोन से भी किए जाते हैं, है ना, ड्रोन से भी केमिकल्स वगैरह जो हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो फर्टिलाइजर्स हैं वो छिड़काव किए जाते हैं। उसकी भी आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन फिर भी आपको देखना होगा कि भाई जो डेवलपमेंट है पेस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ प्लांट्स का, वो बना सकें। जो बीज, जैसे मैंने कहा कि बहुत हाई गुणवत्ता के हों, अगर बीज हाई गुणवत्ता के होंगे, हाई क्वालिटी के होंगे, तो आप उनको वैसे ही जो हाई यील्डिंग वैरायटी होगी तो वैसे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप उसको वैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। तो लो मेंटेनेंस हो और उसका रख रखाव जो है वो अच्छा हो और दूर का नजरिया की दृष्टि हम लेके चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न वाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैटर्स। ऑफ कोर्स जितनी सारी बातें हमने कर ली हैं, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि हम बोलेंगे पूरी रामायण हमने सुन ली, उसके बाद हम बात करें कि राम जी कौन थे, ठीक है। पर लिखा हुआ है तो अपन पढ़ लेते हैं कि क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक पॉइंट जो है ना बिल्कुल अपन एकदम ठोक बजा के कर लेंगे कि बिल्कुल उसमें कोई कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, दूर दूर तक भी कोई ये ना हो कि भाई ये चीज़ जो है वो अपनी मिस हो गई, ठीक है। पढ़ लेते हैं अपन। Why it is important, ये हम समझ चुके हैं। There is absolutely need to save a flora and fauna and forest for the following reasons. Flora fauna में confusion नहीं है, flora fauna तो मैं बता ही चुकी हूँ, है ना, बहुत अच्छे समझते हो, ठीक है। It's all about breathing. ब्रीदिंग मतलब विदाउट ऑक्सीजन भाई साहब हम कोई नहीं रह सकता। चाहे पेड़ पौधे की अगर हम बात कर लें ना, तो हम उनके हम हमेशा ऑब्लिगेशन में रहेंगे एक तरह के कि वो जो है ना हमको प्रोवाइड करते हैं क्या, ऑक्सीजन, जो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी एग्जिस्टेंस की। उसके बिना, अगर पेड़ पौधों के बिना, तो मतलब हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। आप, मैं, जितने पशु पक्षी हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन तो सबसे पहली बात आ गई, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये तो सीधी सी बात है ना। अभी कोविड के टाइम पे हालात देखे ही थे अपन ने कि अपन को लगता था कि अपन इतने इंडिस्पेंसिबल हैं कि हमें तो कोई ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। ऑक्सीजन की जब कमी हुई है तो एक सिलेंडर की जो ब्लैक मार्केटिंग चालू हुई है ना, तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जब वो डिप्लीट होना चालू हुआ था, जब आपका लेवल ऑक्सीजन का नीचे आना चालू हुआ था ना, तब एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वो हज़ारों में ब्लैक मार्केट हुआ है इंडिया में, राइट। इतना इंपॉर्टेंस होती है ऑक्सीजन की, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये तो फॉर ग्रांटेड है, हमें तो मिलेगी ही। मतलब कोई ऑक्सीजन जैसी चीज़ मतलब हम कहाँ लेके चलते हैं ना, पानी हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये तो हमको लगता है कि बिल्कुल हमारी, जिसको हम बोलते हैं ना, बिल्कुल हमारा एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है इसके ऊपर, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो रफली 20.9% ऑफ अर्थ गैसेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिपेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर। सीधी सी बात है यार कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, कितनी तरह की गैसेस होती हैं उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी गैसेस होती हैं, राइट। हम अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या बात करते हैं, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये भी होते हैं, लेकिन उनकी हमको ज़रूरत नहीं होती सस्टेनेबिलिटी के लिए। It plays a specific and significant role in carbon cycle by absorbing carbon dioxide during photosynthesis. अब
अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब जितने ये आजकल के हम दुनिया में देख रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जो एक नॉर्मल जो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है वो, या हीट वेव्स हो गई, तो सब कुछ क्या जो बेसिक कारण है वो किसकी वजह से होता है? कौन सी एक गैस है जो एमिट होती है जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कठिनाइयाँ और मुश्किल जो है वो बढ़ती जाएंगी। कार्बन फुटप्रिंट्स की अगर आप बात कर लेते हैं या आप एमिशंस की बात कर लेते हैं तो हमें उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब बहुत हम आर्टिफिशियल चीज़ों से उसको कंट्रोल करें तो उससे बेटर ये है ना कि भाई जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल वे में जब वो हो सकता है तो हम उसको कर लें। मतलब अगर हम प्लांटेशन करेंगे तो अपने आप वो जो पेड़ लगाएंगे हम, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे ना, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए। तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है, लेकिन नहीं, हम महंगे तरीके लेंगे, हम कान को ऐसे करके पकड़ेंगे, हम सीधे सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, है ना। ये हम लोग की प्रॉब्लम है। तो क्या करना है हमको बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, कितना बढ़िया है यार, उनको अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए, हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की चाहिए। आप ज़्यादातर आप पेड़ लगाओ, बढ़िया काम है, वो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इतना सीधा सच्चा सिंपल से सस्टेनेबिलिटी का तरीका जो है वो हम इंसानों को समझ नहीं आता। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग जीवों का, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग वाइल्ड लाइफ के घर हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि नेचुरल हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगलों में जितने जीव जंतु पाए जाते हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं, वरना कितने सारे जीव जंतु पाए जाते थे, उनकी तो कोई संख्या ही नहीं थी ना, असंख्य नंबर में जीव जंतु पाए जाते थे। स्पेशली आज भी अगर आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आज भी साइंटिस्ट का कहना है कि भाई उनकी जो वहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं ना, उसका कुछ परसेंट ही अभी तक हम पता कर पाए हैं, मतलब इससे कई ज़्यादा और हो सकती हैं। तो अभी भी आपको इतने सालों में भी अभी नई नई शोध में कई बार नए नए जीव जो हैं वो पता चल जाते हैं। अभी भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडर्नाइजेशन हैज़ कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन, और इसके कारण क्या हुआ है, एनिमल्स का वो होमलेस हो गए हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये एनिमल्स की जो डेथ है और उनका जो नंबर ऑफ डिप्लीशन है वो इसी वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने उनको रहने की जगह ही नहीं छोड़ी है। और इसी वजह से फिर आप कहते हैं ना कि फिर कई बार हम पढ़ते हैं कि शेर जो है वो रिहायशी इलाकों में आ गए, तेंदुए रिहायशी इलाकों में देखे गए। भाई वो रिहायशी, आपने उनके जंगल ही नहीं छोड़े, आपने उनके लिए घर नहीं छोड़ा, वो कहीं तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप जंगलों के बीच में रोड बना लेते हैं, फिर आप वहाँ पे बोर्ड लगाते हैं बी अवेयर ऑफ द टाइगर, इट्स अ टाइगर जोन, इट इज़ एन एनिमल जोन, इट इज़ अ वाइल्ड एलिफेंट जोन। भाई दैट इज़ देयर प्लेस। आपने अपनी सड़कें निकाल दी उनके जंगलों के बीच में से, वो क्या करें, वो आपकी सड़कों पे नहीं आए, आपने अपनी सड़कें उनके जंगलों के बीच में से निकाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना। तो अगर आप उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं तो जाएंगे, तो आपके रिहायशी इलाकों में आएंगे, तो फिर आपको उसमें दिक्कत होती है। फिर आप उसमें कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ इज गेटिंग इन द रेसिडेंशियल पार्ट्स, बट द वाइल्ड लाइफ इज नॉट गेटिंग इनटू द रेसिडेंशियल पार्ट। द पॉइंट इज दैट उनकी आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आएंगे, सो सिंपल, राइट। उनके लिए अगर आप फेवरेबल कंडीशंस रखेंगे अपने उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो उनको क्या पड़ी है कि वो आपके घर आएंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके, वो नहीं आते आपके पिज़्ज़ा बर्गर खाने, ठीक है, उनको नॉर्मल पानी और खाना मिल जाएगा ना, तो वो वहीं रहेंगे जहाँ वो रहते थे, राइट। तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि वाइल्ड लाइफ क्यों आ रही है, ये सांप क्यों आ रहे हैं निकल के, या फलाना क्यों आ रहे हैं, तो आप उनका इंतजाम कीजिए कि वो जहाँ रहते थे वहाँ पे रहने दीजिए, उनको ख़त्म करने की आप वो मत कीजिए, जगत में मत रहिए। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारी वजह है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। फॉरेस्ट प्रोवाइड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, रॉ मटेरियल that comes from the solid from the forests are sold off, है ना। बहुत ज़्यादा जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ फॉरेस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर थ्राइव कर रही हैं। चाहे आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, चाहे आप मतलब जड़ी बूटियों से लेके आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आप इनफैक्ट अगर उसमें भी जाते हैं ना, आप क्या बोलते हैं उसको, कि टिम्बर वगैरह की इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, आपको और भी जो रॉ मटेरियल है, आपको माचिस बनाना हो, उससे लेके आपको पेपर बनाना हो, आप सब कुछ पे काहे पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे। तो ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना, ये मतलब रोज़गार के साधन तो खोल रहा है लोगों के लिए, और उनकी लाइफ स्टाइल को सस्टेन कर रहा है, या लाइफ की जो उनकी साइकिल है उसको सस्टेन कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Rescue during natural disasters, vegetation and forest help during flood as they seep in and absorb all the water, thereby preventing damage to infrastructure. आप मालूम है आपको, एक ये एग्जाम्पल था, मैंने बहुत पहले बताया भी था कि एक स्कूल में जब वो साइंस एग्जीबिशन लगी थी तो उन्होंने कहा कि भाई पानी क्या काम करता है या पेड़ किस तरह से हमको बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, पेड़ लगाए थे, उसने क्या किया था कि यहाँ से पानी का प्रेशर किया था,
ठीक है। यहाँ से बहुत तेज़ पानी का प्रेशर डाला था, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी का फोर्स था, और यहाँ पे एक रिजर्वॉयर जैसा बना दिया था और इसमें ये पेड़ लगे हुए थे। ठीक है, ये पेड़ लगे हुए थे, ये पूरे पेड़ लगा दिए थे उसमें। ये एक साइंस का एक्सपेरिमेंट था, एक स्कूल में हुआ था। ठीक है, ये पूरे पेड़ लगा दिए थे, और ये था कि यहाँ पे जो पानी का प्रेशर जा रहा था, ये पानी बहुत फोर्स में पानी था। ठीक है, ये जा रहा था, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब ये वो होता है ना, बाढ़ का पानी होता है, इतना पानी था, फ्लड वाटर मान लीजिए आप। ठीक है, वो इससे एंटर कर रहा था अंदर, और यहाँ से जब वो निकल रहा था तो पानी में आते 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 उसका जो पानी का जो लेवल था वो कम हो गया। आया समझ में? क्या समझाया मैंने? बहुत ख़राब डायग्राम है, पर समझ में आया ना, मतलब कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जब वो एक जंगल के एरिया में गया, उसने एक साइंस का एक्सपेरिमेंट था, इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार, एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, एक स्कूल में इसका मैंने देखा था। और ये उसने पॉटेड प्लांट रखे हुए थे, जिसमें उसने ज़मीन पे प्लांट लगा रखे हुए थे रिजर्वॉयर में, और प्लांट में जब ये पानी का प्रेशर एक तरफ से जा रहा है तो प्लांट्स में ये जो उसकी जड़ें हैं और जो पानी का प्रेशर है वो धीरे 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 कम होता है, और दूसरे साइड से जब पानी निकलता है तो उसकी जो गति है, जो फोर्स है जिससे वो पानी निकल रहा था, या इरोजन ऑफ सॉइल जो है वो बिल्कुल नहीं होता, या बहुत कंट्रोल्ड होता है। तो ये जो काम है ये हमारे जंगल करते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो गति है, जो पानी का जो बहाव है उसको बांधने का काम करते हैं, मिट्टी को पकड़ने का काम करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, उतना भयावह नहीं होता। Helps regulate climatic conditions. Forests play a key role in bringing about a balance in the atmospheric pressure. As you say, जैसे मैंने कहा कि CO2 जो है, अगर आप उसका लेवल कम होगा, अगर वो एमिशन लेवल्स कम होंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो आपका ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कंट्रोल हो जाएगा, है ना, ये बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर आप ज़ीरो एमिशन पे, जो हमारा टारगेट भी है, हम ज़ीरो एमिशन पे लाना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर हम उसको नीचे लाने पे सक्सेसफुल होते हैं तो उससे हमारा जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है, टेम्परेचर जो है वो कम होगा। और जो हाई टेम्परेचर राइज कर रहा है अभी, जो जिस पे आप अर्थ पे आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे हीट वेव और टेम्परेचर राइज देखा गया है, ओवरऑल टेम्परेचर राइज देखा गया है, वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर राइज, आपने पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट की हमने बात की थी, आपने देखा होगा, तो उसमें 2 डिग्री तक हम टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 डिग्री से लेके मतलब 1.5 से 2 डिग्री तक हमारा लाने का वो है, एग्रीमेंट है, हमारा विजन है। Biodiversity at its best. To get the closer view of life, visit a forest. Forest, as we know, are home of 1,000 species. इस पे पता है एक बड़ी अच्छी कोटेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है कि one impulse from the vernal wood can teach you more of life than all the sages can. ठीक है, मतलब एक, अगर आप जंगल में एक वॉक लेंगे ना, जंगल में जाके अगर आप एक थोड़े दिन रहेंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा गहराई और इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जो कि शायद कई सारे आप बड़े ज्ञानी ध्यानी लोगों से बात करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एक नया व्यू देता है, आपको अपनी बायोडाइवर्सिटी को समझने का मौका देता है, आपको अपनी लाइफ का, आपको अपने बारे में एनालिसिस करने का, अवलोकन करने का मौका देता है। तो इफ़ यू गेट द टाइम, डू गो एंड विजिट फॉरेस्ट एंड सी forests and live with the wildlife in their natural habitat, है ना। मतलब ये जू में देख के जो जंगली जानवरों को देखना और उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना, दो बहुत अलग ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गो एंड सी देम इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या रिगेलिया होता है। Forest also provide great scope for exploration of the science enthusiast. साइंटिस्ट देखा जाए तो कई सारे साइंटिस्ट हैं जो कि शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, सालों तक अपनी रिसर्च जो है उनकी फॉरेस्ट पे ध्यान पे केंद्रित होती है, सालों तक की उनकी रिसर्च जो है उस पर वर्क करती है। कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ गोरिल्ला के ऊपर या चिंपैंजी के ऊपर या एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ट्रीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, एंड दे स्पेंड अ लाइफ टाइम डूइंग दैट, right? So they forest and wildlife gives that kind of scope for people
टू मेक टू गो देयर, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और उसके बारे में शोध करें और स्टडी करें, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्राइव दैट पीपल हैव फॉर इट. ठीक है, एंटरटेनमेंट फॉरेस्ट एरियाज आर दीस डेज बीन टर्न इनटू एडवेंचर स्पॉट्स एंड पीपल गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. आजकल ये तो खैर बात होगी अपनी जो सैंक्चुरीज नहीं है, अपनी बांधवगढ़ की बात कर लीजिए, कान्हा की बात कर लीजिए, सतपुड़ा की बात कर लीजिए, काजीरंगा की बात कर लीजिए, रणथंबोर की बात कर लीजिए, या भरतपुर की बात कर लीजिए, बर्ड सेंचुरीज बन गई हैं. तो लोगों को एक काइंड ऑफ ना एक एड्रेनल, आप ये कह सकते हैं कि दे फील दैट रश, एड्रेनलिन रश उनको फील होता है कि दे गो देयर एंड दे लिव द वाइल्ड लाइफ एंड दे सी द वाइल्ड थिंग्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. वो वेगा बॉन्ड और वो बड़ी वो हंटर और काउबॉय टाइप की फीलिंग आती है लोगों को, वो जीप वीप सफारी जीप से ओपन जीप्स में घूमना एंड स्टफ. सो दैट इज़ लाइक गिविंग पीपल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के कैसा लगता है वाइल्ड लाइफ में. इसके अलावा की डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिफर्ड टू, अब ये की पॉइंट्स हैं, ठीक है, की पॉइंट्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो रिफर टू एज अ डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ फॉरेस्ट नीड टू बी कंट्रोल्ड और होपफुली स्टॉप्ड. ठीक है, फ्यूल वुड एंड टिम्बर शुड बी यूज्ड वाइजली एंड नॉट वेस्टेड. जैसे हमने कहा कि भाई और भी अब जो थोड़े से जिसको हम बात करते हैं ना, ई पेपर्स की बात आ गई है, या ई ऑल्टरनेटिव्स की बात आ गई है, या आजकल ऐसी पेंसिल्स भी आने लगी हैं जिसमें होता है कि उसमें सीड होता है कि अगर वो पेंसिल ख़त्म हो जाए आपकी तो आप उसको गाड़ दीजिए, वो नई पेड़ में उग जाएगी. ठीक है, या फिर कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आने लगे हैं कि टिम्बर की जगह ऑल्टरनेटिव यूज़ होने लगे हैं, या फ्यूल वुड की जगह या रिन्यूएबल सोर्सेज की जगह एनर्जी की और भी चीज़ें आने लग गई हैं. तो हमें वो करने की ज़रूरत है. दूसरा, फॉरेस्ट फायर needs to be monitored and damage control measures need to be taken at the right time. ये जो है फॉरेस्ट फायर्स जो हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स हैं, वो भी आपको जो वहाँ के जो सरकारी विभाग हैं, जो कि वन विभाग हैं, वो उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसको ठीक चला सकते हैं एट द राइट टाइम. एवरी ईयर लैक ऑफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स. कई सालों में अगर आप बात करते हैं ना, तो लाखों की तादाद में, मतलब मैं 1, 2, 4, 5 हज़ार की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लाखों की तादाद में जो पेड़ हैं और जो एरिया है वो पूरा जल के नष्ट हो जाता है. तो इसको अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरह, मतलब ठीक है वो नेचुरल प्रोसेस है, ज़रूरी भी है होना, लेकिन उसको आप किसी तरह अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या कंट्रोल्ड फायर कर सकते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होगी. उसके अलावा जब हम बात करते हैं 2018 में, तो डेडलीस्ट वाइल्ड फायर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया कॉजिंग सिवियर डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ. ये मैंने 2018 की आपसे बात की ना, जब रेन फॉरेस्ट के में भी लगी थी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी, तो बहुत ख़तरनाक फॉरेस्ट में आग लगी थी. मतलब कितनी वाइल्ड लाइफ उसमें बर्बाद हो गई थी और कितने दिनों तक उस पर कोई भी आप काबू नहीं पा पाए थे. मतलब measures and interests need to be channeled towards regrowing and increasing the land cover for forest. Reforestation, जैसे मैंने कहा कि reforestation और afforestation पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. Deforestation हमने बहुत कर लिया, बड़े सालों से हमने बर्बाद कर दिया है नेचर को, अब हमें उसको थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है, अपनी ओर से प्रयास करने की ज़रूरत है, हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है. और जो चीज़ें हमने डिस्ट्रक्ट की हैं, शायद उस लेवल पे तो हम चाह कर भी उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जितना हमारे बस में है, जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उसको करने की कोशिश करते हैं. रिफॉरेस्टेशन की कोशिश करते हैं और हाथ मिला के हम एफॉरेस्टेशन की कोशिश करते हैं और थोड़ा जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. और ये कोशिश हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर देश को, हर जिसको बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को करने की ज़रूरत है. और जब तक ये काम साथ में नहीं होगा तब तक इसका कोई बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कि बहुत जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं डिज़ायरेबल, वो सामने नहीं आएगा. ठीक है, proper forest management bodies need to be enforced and monitor wildlife action and update on the latest. अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब जगह हैं, चाहे वो इंडिया की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, किसी भी देश में बात कर लें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, बाकायदा ऑफिशियल्स हैं, सब कुछ हैं. लेकिन अब क्या है की ज़रूरत है अब जैसे हमें एक इंटरनेशनल बॉडी भी है देखा जाए तो, है ना, लेकिन अब हमको काहे की ज़रूरत है कि एक जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पे और डिफॉरेस्टेशन को के ऊपर तो ठीक है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी प्रो बॉडी हमको चाहिए जो कि सिर्फ काहे पे फोकस करे, एफॉरेस्टेशन पे और रिफॉरेस्टेशन पे फोकस करते हुए काम करे. एक स्पेशल संगठन हमें ज़रूरत है जो कि सिर्फ इस एक लक्ष्य पे काम करे कि हमें किस तरह से उसका कवर बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू वर्क अपॉन. इसके अलावा केयर एंड हैबिटेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एंड एफर्ट्स नीड टू बी टेकन फ्रॉम देम टू सेव देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट. बहुत सारे ऐसे थे जो मैंने आपसे कहा था कि अगर वो हम बात करते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में थे या इंडेंजर्ड की लिस्ट में थे, या हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट हैं, हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, उनको हम कैसे, उनका हम प्रिजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, उनको कैसे हम उनको संरक्षण प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उनकी जो नंबर है वो बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको एक, जिसको आप कहते हैं ना कि एक टाइम था जब
कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो कि बिल्कुल इंडेंजर्ड की उसमें थे, या वेरी रेयर की स्पीशीज़ में थे, इंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में थे, या डेंजरसली इंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में थे, पर क्रिटिकली में थे, और फिर हम उनको ले आए कि भाई अब उनकी जो हालात हैं वो उतने ख़राब नहीं हैं, अब वो डेंजर्ड स्पीशीज़ से बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो हमें वी हैव टू वर्क ऑन देयर क्या कहते हैं आप उनको, कि उसको आप वापस कहीं से स्टेबलाइज कर सकें और आप उनको वापस से एक नॉर्मलाइज, उनका जो नंबर है, जो उनकी जो ग्रोथ है उसको आप नॉर्मलाइज कर सकें, उनके जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो संख्या है उस पर बढ़ाने में आप कैसे काम कर सकते हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। आई एम वेरी 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 श्योर कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके आगे हम पढ़ेंगे जब हम जो हमारा इकोसिस्टम है ना, जो हमारा 3rd चैप्टर है अगर आप बात करते हैं, तो उसमें हमें इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, एनवायरनमेंट, मतलब वो जो है ना उसके लिए जो बेसिक है वो फाउंडेशन जो है वो यही है। तो इसको बिल्कुल क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। हालांकि इतना सिंपल सा कंसेप्ट था कि जितना हमने बात की ना जब हमने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया की, तो ये टॉपिक तो मुझे लगता है पूरी तरह से क्लियर हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी नहीं होना चाहिए है। तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है, जितने हमारे कोर्सेज हैं आपको मालूम है कहाँ मिलते हैं, K12, NTSC, ओलंपियाड सब मिल जाएगा, उस पर जाना है। ओलंपियाड पे जाओगे तो इस तरह का पेज मिलेगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस और अपना मिलेगा GK ओलंपियाड। वॉच नाउ जाना है, वॉच नाउ क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा इस तरह का, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको किस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि आपको सिलेबस ओवरव्यू है, आपको उसको स्क्रॉल करना है, आपको सारी चीज़ें जो भी हैं आपको सीक्वेंस ऑर्डर में मिल जाएंगी, जितने भी आपकी चीज़ें हैं। मतलब क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ है वो आपको अलग मिलेगी, करंट अफेयर्स अलग मिलेंगे, जो कंसेप्ट चल रहा है वो भी अलग मिलेगा। तो ये टॉपिक काहे में मिलेगा, कंसेप्ट में मिलेगा, है ना, क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्या है, किंगडम एनिमिलिया। समझ गए हो ना ये चीज़। इसको खोला, अपन ने पढ़ा, जितना पढ़ना है उसमें आपको ऐसा व्यू मिलेगा, पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। और वीडियोस एक्सप्लोर करने हैं, जैसे और भी वीडियोस मैंने किए हैं इस पर। ठीक है, और वीडियोस अगर आप किंगडम प्लांटे पे भी जाके देखेंगे तो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। चाहो तो वो वीडियोस भी देख लो, तो क्या होगा, एक साथ पूरा डेटा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा किस तरह का स्केड्यूल आता है ये तो मालूम है ना, यूट्यूब पे किस तरह के हमारे वीडियोस आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आते हैं, सुबह 10 बजे से आना शुरू होते हैं अंतराल में, और शाम के 7 बजे जो टाइम होता है वो होता है IGKO का। इसका तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन वगैरह होगा तो तुम्हें पता होगा, इसलिए आई एम वेरी श्योर कि अभी तक आप लोग ये कर चुके होंगे। अब यूट्यूब के तो आप लोगों को मुझे मालूम है ना कि बिल्कुल चैम्पियंस हो आप लोग, सब कुछ आपको मालूम है कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे हमारा जो वीडियोज़ हैं वो आपको एक्सेस करने हैं। अब आपको क्या करना है, हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको फेसबुक पे और कहाँ मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, और इक्वली आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टा हैंडल पे भी, है ना। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई और कन्फ्यूजन होता है तो क्या होता है, आपको लिखना होता है कमेंट सेक्शन में, एंड आई ट्राई टू ऑलवेज गेट बैक टू यू। तो अब मुझे मालूम है कि कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल जिसको अपन बोलते हैं ना कि बिल्कुल अपन को बिल्कुल एज अ विद द हॉर्स विद द ब्लिंकर टाइप अपन को पढ़ाई करनी है अब। ठीक है, ताकि अपने जो कंसेप्ट हैं वो अपन क्लियर करते जा रहे हैं, एग्जाम जो होगा वो बहुत बढ़िया अपना जाए। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपन जब अपने क्वेश्चन सीरीज चालू करेंगे उससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो, कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए, ताकि अपन अपनी अब MCQ और उस पर बढ़े आगे। ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो थ्रू द वीडियोज, रिवाइज वंस, पूरा किंगडम एनिमिलिया एक बार रिवाइज करो, ताकि बस बहुत शॉर्टली वील बी कमिंग फॉरवर्ड टू द MCQs पार्ट। हम अपने MCQs पे आने वाले हैं। So stay focused, work hard, study well, and enjoy your studies. Thank you so much.